सिंध के बिल्कुल बीचों बीच एक छोटा सा शहर है, ना बहुत बड़ा ना बहुत चमक धमक वाला, लेकिन इस शहर में एक ऐसी जगह है जो पिछले 700 साल से एक दिन भी नहीं सोई। रोज सुबह यहाँ सूरज निकलता है और रात होने तक यहाँ लाखों लोग अपनी फरियादें, अपनी खुशियाँ और अपने आंसू छोड़कर जाते हैं। इस शहर को लोग कहते हैं सेवन शरीफ और इसके दिल में धड़कता है लाल शहबाज कलंदर का मजार। पहले ये समझते हैं कि ये हसीन और पुरस्कार शख्सियत थी कौन। उनका नाम था उस्मान मरवंदी। 13वीं सदी का दौर था। कोई कहता है कि वो अफगानिस्तान से आए और कोई कहता है ईरान से, लेकिन उनका दिल अटका सिंध में। वो सेवन में आके ठहर गए। यहाँ की जमीन, यहाँ के लोग और दरियाए सिंध उनका अपना घर बन गए। बात यहाँ तक पहुँची कि लोग कहते थे सिंध का दरिया भी उनकी इजाजत के बगैर नहीं बहता। लोग उन्हें लाल कहने लग गए क्योंकि वो हमेशा सुर्ख लिबास पहनते थे। शहबाज यानी एक आजाद बाज जो हर कैद से ऊपर उड़ता है, और कलंदर वो जिसे दुनिया की किसी माल और दौलत की परवाह ही ना हो। यहाँ एक दिलचस्प बात सुने, वो सिर्फ मस्जिदों तक मखसूस नहीं थे, वो हिंदू मंदिरों में जाते थे। सिंध में झूलेलाल के गीत गाते थे जो हिंदुओं के पानी के देवता हैं। उनके मुरीदों में जितने मुसलमान थे उतने ही हिंदू भी थे। उनकी नजर में ये धर्म के झगड़े कोई मायने नहीं रखते थे। और पता है सबसे खूबसूरत बात क्या है? आज 700 साल बाद भी जब लाल शहबाज कलंदर का उर्स शुरू होता है तो मेहंदी की सबसे पहली रस्म एक हिंदू खानदान अदा करता है। ये रिवायत आज भी जिंदा है। अब समझते हैं कि सेवन चलता कैसे है। सेवन शरीफ का निजाम सिर्फ मजार तक मखसूस नहीं है, बल्कि इसके गिर्द बने काफिस यानी सूफी खानकाहों पर खड़ा है। सदियों से यहाँ दूर दूर से मलंग आते हैं, चिले काटते हैं और यहीं बस जाते हैं। इन सब खानकाहों में सबसे ताकतवर और मशहूर है पठान काफी। 1930 के दौर में यहाँ एक बहुत बड़ी सूफी शख्सियत आई, मुर्शिद नादिर अली शाह। उनका खानदान तो पीछे से आजाद बाज की तरह घूमता था, लेकिन कलंदर के बुलावे पर वो सेवन आके ठहरे। पठान काफी के मलंग सेलिबेसी यानी शादी ना करने का अहद करते हैं। मुर्शिद नादिर अली शाह ने इस खानका को लोकल सैयद के कंट्रोल से आजाद करवाया और यहाँ एक ऐसी रिवायत शुरू की जो आज भी दुनिया को हैरान करती है। काफी सखी सरवर का लंगर। यहाँ रोजाना बिना रुके 24 घंटे लंगर चलता है। हजरत लाल शहबाज कलंदर के दरबार में कोई अमीर हो या गरीब, मर्द हो या औरत, पठान काफी का उसूल है कि कलंदर का मेहमान भूखा नहीं सोना चाहिए। यहाँ आने वाले जायरीन के लिए बड़े बड़े मुसाफिर खाने बने हैं, जहाँ सदियों से दरवेश और मलंग बिना किसी दुनियावी परवाह के रहते हैं। लेकिन जहाँ इतना बड़ा दरबार हो, लाखों का चढ़ावा हो, वहाँ तख्त और इख्तियार की जंग ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हजरत लाल शहबाज कलंदर ने शादी नहीं की थी, इसलिए उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। तो दरबार की कुर्सी यानी वो गादी जो मजार के इंतजाम और चाबी की मालिक होती है, उसे संभालने के लिए सदियों से मल्टीपल स्टेक होल्डर्स यानी कई बड़े घराने आमने सामने रहे हैं। ये कोई एक खानदान की कहानी नहीं है। इस ताकत की बाजी में एक तरफ थे सैयद सादिक अली शाह सब्जवारी, जो खुरासान से आए हुए सब्जवारी सैयद के बड़े खानदान की नुमाइंदगी करते थे। लेकिन इस पूरे निजाम में जो सबसे ताकतवर, दबदबे वाले और असर रसूख रखने वाले वो थे सैयद वली मोहम्मद शाह लखयारी काज़मी। लखयारी जो हजरत इमाम मूसा काजिम की नस्ल से हैं और सिंध की मिट्टी में जिनकी जड़ें सदियों पुरानी हैं, उनकी फैमिली सेवन की सियासत और दरबार के मामलात में सबसे भारी थी। इन दोनों बड़ी फैमिलीज और घरानों के बीच इज्जत का रिश्ता भी था, लेकिन अंदर ही अंदर इख्तियार, मजार की चाबी और हकीकी तौफीक किसके पास रहेगी, इस पर एक खामोश जदोजहद चलती रही। कोर्ट कचहरियां और खानदानी तकरार सेवन के माहौल का हिस्सा बन चुकी थी। फिर आया 1960s का दौर, अयूब खान की हुकूमत। सरकार ने देखा कि ये गद्दी नशीन और उनके खानदान सिर्फ दरबार के मालिक नहीं हैं, बल्कि ये लोग रियासत के अंदर अपनी एक अलग रियासत चला रहे थे। इनका असर और सूख इतना दबदबे वाला और ताकतवर था कि सरकार को अपना इख्तियार खतरे में लगने लगा। बस इसी असर और इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए, इनकी ताकत को कुचलने के लिए सरकार ने एक नया हथियार निकाला, औकाफ डिपार्टमेंट। इसका सीधा मतलब ये था कि मजार पे आने वाली रकम, नजराने और चढ़ावे पर सब सरकार का कब्जा होगा, ताकि इन बड़ी फैमिलीज की फाइनेंशियल बैकबोन को तोड़ा जा सके। औकाफ डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी तो हमारे सामने है, मज़ारात के इंतजाम और साफ सफाई अपनी जगह, लेकिन हमारा औकाफ डिपार्टमेंट एक और चीज के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है, और वो है दरबार के डोनेशन बॉक्सेस में च्युइंग गम लगाकर नोट निकालना।
सदियों पुरानी ताकत को काउंटर करने आए इस इदारे की सरगर्मियां अक्सर इन्हीं छोटी मोटी चोरियों और लापरवाही पर आके रुक जाती हैं। खैर, इन स्टेक होल्डर्स के हाथ में पैसा तो ना रहा, लेकिन उनका खानदानी और सियासी असर खत्म नहीं हुआ। जब भुट्टो साहब का दौर आया तो उन्होंने सियासी ताकत को पहचाना और सिंध में अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए सेवन को अपना मरकज बना लिया। नमादा मस्त कलंदर एक तरह से पीपीपी का अनऑफिशियल तराना बन गया। गवर्नर हो या चीफ मिनिस्टर, सब यहाँ हाजिरी देने जरूर आते थे। गदी नशीनों की पावर थोड़ी कम जरूर हुई, लेकिन दरबार की अहमियत पहले से ज्यादा बढ़ गई। फिर आता है धमाल। ये कोई आम नाच गाना या परफॉर्मेंस नहीं है, ये एक इबादत है, एक वज्द है। जब ढोल बजता है ना, तो मर्द औरत बच्चे सब अपनी होश खो बैठते हैं। आंखें बंद, जिस्म झूम रहा होता है और ऐसा लगता है कि रूह इस मिट्टी के जिस्म से आजाद होना चाहती है। पहले जमाने में दिन में 3 बार धमाल होता था। तब कोई अलम नहीं हुआ करता था, कोई शिया या सुन्नी का रंग नहीं था। ये मजार सिर्फ और सिर्फ कलंदर का था। ये सिलसिला चला कोई 1974-75 तक। फिर धीरे धीरे मजार पर शिया असरात बढ़ने लग गए। 80s और 90s में एक छोटी सी शिया मस्जिद कायम की गई। मजार का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा या शायद मजीद फैल रहा था, लेकिन जो चीज नहीं बदली वो था धमाल। वही पैरों की थाप, वही हाथों की लहर। चले आपको एक ऐसी बात बताएं जो बहुत कम लोग जानते हैं। कलंदर की जो मेहंदी की रस्म होती है, उसमें एक बहुत मशहूर हिंदू शख्स शामिल होते थे, मधु लाल। ये कोई आम आदमी नहीं थे, कराची के बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर थे और वो अकेले नहीं आते थे, उनके साथ पूरी फिल्म इंडस्ट्री आती थी। बड़े बड़े एक्टर्स, डायरेक्टर्स, सिंगर्स सब कराची से गाड़ियां भर कर सेवन आते, हाजिरी देते, धमाल डालते और फिर वापस जाते। ये कलंदर का मजार एक ऐसा था जहां एक ही सफ में मलंग भी खड़ा था, हिंदू भी, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स भी। लेकिन फिर एक वक्त आया जब मजार का पुराना गुम्बद गिर गया। बारिशों ने उसे कमजोर कर दिया था। लोग रोने लगे, बोलने लगे, लाल कलंदर शहबाज परवाज करे वायो, यानी कलंदर यहाँ से उड़ गए हैं। सरकार फौरन हरकत में आ गई। बेनजीर भुट्टो, जो खुद कलंदर की अकीदत मंद थी, उन्होंने इसमें खुद दिलचस्पी ली। 22 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर की गई। नेस्ट बाग को भी लाया गया। प्लान ये था कि इस गुम्बद को तुर्की के मौलाना रूमी की मजार जैसा बनाया जाएगा। एक ऐसी छत जिस पे सोने के 192 पैनल्स चमकेंगे। आर्किटेक्ट्स को ईरान और तुर्की भेजा गया डिजाइन सीखने के लिए, लेकिन यहाँ पर हुआ एक बड़ा स्कैम। डिजाइन में बहुत बड़ी खामी थी और जो सोना लगाया गया था वो असली सोना था ही नहीं, बल्कि सस्ती सी गोल्ड फॉइल थी। एक पतली सी प्लेट। पहली बारिश आई, थोड़ी सी ही नमी हुई और गुम्बद से रंग उड़ गया। काशी की कीमती टाइल्स में दरारें पड़ गईं। सेनेट कमेटी बैठी, इन्वेस्टिगेशन हुई, पता चला कि घटिया मटेरियल इस्तेमाल हुआ था और रिजेक्टेड टाइल्स लगाई गई थी। 22 करोड़ रुपए डूब गए, बहुत से साल जाया हो गए और एक ऐसा गुम्बद खड़ा हुआ जो दूर से तो चमक रहा था, लेकिन पास जाओ तो हुकूमत की नाअहली पर सवाल उठाता था। मगर इन सब घोटालों और सियासत के बावजूद सेवन आज भी अपनी जगह खड़ा है। ढोल आज भी उसी शिद्दत से बजता है, धमाल आज भी होता है, लोग आज भी आते हैं, थके हारे, बीमार, उम्मीद लिए हुए। साल 2017 में इसी धमाल के दौरान एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। 88 लोग शहीद हो गए। पूरा मुल्क सदमे में था, लेकिन अगली ही सुबह ठीक 3:30 बजे मजार के खिदमतगार ने तो 12 घंटा बजाया, बिना रुके, बिना डरे, और अगली ही शाम धमाल दोबारा शुरू हो गया। यही है सेवन और यही है लाल शहबाज कलंदर का मजार, जो 700 साल पुराना जरूर है, लेकिन इसकी रूह आज भी जिंदा है।